अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ 10 क्लास की। तो 10 क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, यानी कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। जब कुछ शो नहीं हो रहा होता तो पावर 1 होता है, और यहाँ x की पावर 0 है क्योंकि यहाँ x मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म है जो कि c है। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसकी एग्जांपल्स ऐसे हम ले लें, 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब ये क्या है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर। अब ए बी और सी जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। तो ए बी, तो 7 भी रियल नंबर हुआ, यहाँ बी की जगह पे यहाँ 9 भी रियल नंबर हुआ, और सी की जगह पे यहाँ 2 है तो वो भी रियल नंबर हुआ। तो ये जो होता है ये हमारी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्या है, ये जनरल फॉर्म है। देखें ये बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है, यहाँ a की जगह पे 7 लगा हुआ है, b की जगह पे 9 और c की जगह पे 2, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 2 हो। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा ख़त्म हो जाए, यानी कि a हमारा 0 हो जाए, अगर a हमारा 0 होगा तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बनेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ़ a इज इक्वल टू 0। अगर a हमारे पास 0 हो तो एक्स स्क्वायर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारे पास बाकी बचेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो ये वैल्यू है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। जब कुछ शो नहीं हो रहा होता तो वो पावर 1 होती है, यहाँ पावर 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन होगी, यानी जिसमें जिस इक्वेशन में x की पावर 2 हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमारी क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जिस इक्वेशन में x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर हमारा b 0 हो जाए, जैसे उस वक्त a को मैंने 0 कहा था तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई थी। अगर यहाँ हमारे पास b 0 हो जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि b 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इस तरह की शक्ल बनेगी तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि देखें क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर ही यूज़ हुआ है, x यूज़ नहीं हुआ। जैसे यहाँ x है वेरिएबल, यहाँ सिर्फ जो वेरिएबल है वो x स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 2 हो।
अगर x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जहाँ x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ax² + c = 0। ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, और प्योर है क्योंकि इसमें x और कोई यूज़ नहीं हुआ हुआ, अकेला x² जो वेरिएबल है वही यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और बात, यहाँ ax² + bx + c जब इस शक्ल में हमारे पास इक्वेशन होगी जैसे ये दी हुई है, तो ये हमारी क्या है, ये जनरल फॉर्म है। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास हो x² + 2x = 5। देखें ये 5 क्या है, जो c है वो बराबर के उस तरफ किया हुआ है। इसको देखिए, इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो c उधर गया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये जनरल फॉर्म नहीं होगी, नॉट जनरल फॉर्म। और अगर इस तरह की वैल्यू हो x² + 2x - 5 = 0, तो ये क्या होगी, ये जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्योंकि इधर आप देखें यहाँ हमारे पास ax² + bx + c, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट x² के साथ 1 है, b क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और c हमारा -5 हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है। जब इस तरह की शक्ल में इक्वेशन दी हुई होगी तो वो जनरल फॉर्म होगी। अगर इस तरह की इक्वेशन नहीं दी होगी इस शक्ल में जैसे ये दी हुई है, तो ये क्या होगी, ये नॉट अ जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता चल चुका है, लीनियर इक्वेशन का भी पता चल गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी आपको पता चल गई है। जो एक्सरसाइज 1.1 है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से, दो मेथड से हल कर सकते हैं। वो दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये दोनों मेथड हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता दी है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हमने ax² + bx + c = 0 इस शक्ल में हमने ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, जो कि ये है। हम इसको सॉल्व करेंगे और इस शक्ल में लिखेंगे, और सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करके इस शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। देखें, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ब्रैकेट है। इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x को -3 से करेंगे तो -3x, 7 को x से करेंगे तो +7x, और +7 को जब -3 से करेंगे तो -21। इधर मैं इक्वल नहीं लगाती क्योंकि बीच में इक्वल आ रहा है, इक्वल का साइन हम एक दफ़ा लगाते हैं, ठीक है। -7 हो गया, यहाँ हो गया x², और यहाँ -3x + 7x, तो क्या हो जाएगा +4x, और -21 है, -21 को उधर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा +21, -7 और +21। ये हो गया x² + 4x = -7 + 21। अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 21 में से जब 7 जाएगा तो बाकी बच जाएगा 15 नहीं सॉरी, बाकी बच जाएगा 14, ठीक है। 21 में से जब 7 जाएगा तो बाकी बचेगा 14, और क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है, 21 के साथ प्लस का साइन है तो 14 के साथ प्लस आ गया। अब क्योंकि हमने इस शक्ल में लेके आना है तो 14 को हम इधर लेके आएंगे, x² + 4x
प्लस 14 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखें ये अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। उसने कहा कि फॉलोइंग राइट लिखो आप इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। देखें इसको देखो और इसको कंपेयर करो तो यही शक्ल बन रही है। ए हमारे पास यहाँ क्या है 1 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी यहाँ 4 है प्लस बी एक्स यानी कि प्लस 4x प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -14। अगर यहाँ प्लस लिख लें तो यहाँ -14 सी की वैल्यू आ जाएगी और इस शक्ल में हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, और उसने कहा पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें ये 4x यानी कि x वेरिएबल मौजूद ना हो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल मौजूद है जो कि 4x है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हम उसको बताएंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो पार्ट 2 को देखें, पार्ट 2 को भी हल कर लेंगे। देखें ये सिंपल था तो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शन ख़त्म करना होती है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने का ये तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में दिए हुए होते हैं 7 और 3, इसको हम क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें। यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 3 1s are 3 और यहाँ 7 आ जाएगा, 7 1s are 7 और यहाँ 1 1। जब 1 1 आ जाता है हमारा एलसीएम ख़त्म हो गया। ये 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3s are 21। इसका मतलब है अगर 21 हम इस फ्रैक्शन के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ और इस वैल्यू के साथ 21 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 21 बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे हमने 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 21 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस यहाँ 21 को मल्टीप्लाई किया x/7 और यहाँ 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 21 3 7 क्या होता है 21, यहाँ क्या बच जाएगा 7x² प्लस 4 माइनस, अब 21 को हम 7 से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 7 1s are 7 और 7 3s are 21। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। 7x² प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब क्या करते हैं, 21 को इधर लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा 7x² माइनस 3x प्लस 28 और 21 के साथ प्लस का साइन है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो -21 हो जाएगा। यहाँ -21 और यहाँ बाकी 0 बच गया। 7x² माइनस 3x और देखें यहाँ प्लस 28 माइनस 21 तो बाकी क्या बचा, +7 बचा। ये +7 इज इक्वल टू 0। देखें 7x² माइनस 3x, हाँ 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और यही हमारा आंसर है ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने दोनों पार्ट आपको करवा दिए हैं, बाकी सारे के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। जब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा तो एंड में आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर -3x यानी कि अगर x वाला पार्ट नहीं आता, सिर्फ 7x² और +7 मिसाल के तौर पे आए, यानी x वाला पार्ट ना आए, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल में हमें 6 या 7 पार्ट हैं, तो सारे पार्ट ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट लास्ट पार्ट। अगर आपको इस पार्ट की समझ आ जाती है तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपसे इजीली हो जाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है वो है x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, लिखते हुए मैं आपको जस्ट समझा सकूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह की शक्ल है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की। हमने क्या करना है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और ये दोनों फ्रैक्शंस में हैं, जब 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हमने लिख लिया, x+2 और x+3 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इस नीचे वाली को इस वैल्यू पे, इस वैल्यू को इस वैल्यू पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये एलसीएम का रूल है। अगर आपको एलसीएम आती है तो डैट इज़ वेरी गुड, अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे साथ समझ लो। x+2 और x+3 हमने यहाँ से लिए हैं, तो ये दोनों हमने लिख लिए हैं। अब इस पूरी वैल्यू को x+2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो x+2 से कट जाएगा, बाकी बचेगा x+3। जो x+3 बचता है, जो बच जाती है वैल्यू, उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो x+3 बच गई है तो x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से। तो आपको पता है ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो x+1 को मल्टीप्लाई किया x+3 से, ठीक है। फिर बीच में प्लस आ गया। अब x+3 को हमने डिवाइड किया, यहाँ भी वही काम करना है जो यहाँ किया है, यानी इस पूरी वैल्यू को इस पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो x+3 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x+2 जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x+2 को x+2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 25 और 12 वैसे ही आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x को x से किया तो x², x को 3 से किया प्लस 3x, 1 को x से किया प्लस 1x। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए हमने यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, प्लस x को x से किया तो x², x को 2 से किया तो प्लस 2x, 2 को x से किया प्लस 2x, 2 को 2 से किया प्लस 4। और नीचे वैल्यू वैसे ही आ रही है और ये भी वैसे ही है। x गया 3x प्लस 1x, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 3x प्लस 1x क्या बना, प्लस 4x। और यहाँ बाकी वैल्यू वैसे आ गई, x स्क्वायर 2x प्लस 2x क्या बना, 4x प्लस 4, और बाकी वैल्यू वैसे ही आ रही है। इसको हमने ब्रैकेट को खोल लिया तो x² प्लस 4x प्लस 3x² और x² क्या बनेगा, 2x² बन जाएगा। 4x प्लस 4x क्या बनेगा, 8x बन जाएगा। प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 7, और बाकी वैल्यू वैसे। अब क्या करना है, अब देखिए इससे आगे हल नहीं होता। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये पूरी वैल्यू जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 12 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है, नीचे आ रही है, वो बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो चीज़ बराबर के उस तरफ डिवाइड हो रही है, यानी कि 12 बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया, यहाँ हमने लिख लिया, 12 को मल्टीप्लाई किया 2x² से। जब 12 मल्टीप्लाई होगा 24x², 12 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे 96x, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 84। 25 वैसे ही आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x², x को 3 से किया तो 2 को x से किया तो 2x, 3 को x से किया तो 3x, 3 को 2 से किया तो बाकी क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ वैल्यू वैसे ही आ रही है। 25 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x² प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 25 को 2 से करेंगे तो प्लस 50x, और ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज़ को हम इधर लेके आएंगे, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, वो प्लस माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 24x को 25x² से माइनस किया तो बाकी क्या बच गया, माइनस x² बन गया। 96x को माइनस 125 से किया तो क्या बच गया, माइनस 29x बन गया। और प्लस 84 को माइनस 150 से किया तो क्या बन गया, माइनस 66 बच गया। अब इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सब के साथ प्लस आ गया। माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो आपको पता है बराबर के उस सब जाके ही माइनस डिवाइड होगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ किसी वैल्यू को, किसी साइन को मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो ही रहती है। तो माइनस ख़त्म हो गया, बाकी बच गया x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0।
यहाँ तक शक्ल आ गई। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें, यहाँ हमारे पास ए एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ 1 हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 29x यानी कि बी एक्स प्लस सी हमारे पास 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। और ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी हो गया है। सारे पार्ट ऐसे ही हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया है, सेकंड पार्ट कराया है और लास्ट पार्ट करवाया है, ताकि आपको आसानी से बाकी पार्ट इजीली हो जाएं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 6 पार्ट अगर आप कर लेते हो मेरे साथ, तो बाकी 3rd, 4th और 5th आपसे इजीली हो जाएंगे। तो अगर फिर भी आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको 2 मेथड से हम हल कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड से या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम किस तरीके से करेंगे, फैक्टराइजेशन से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आपको यकीनन अच्छे तरीके से आती होगी, आपने क्लास 9 पढ़ी होगी, उसमें जो चैप्टर 5 है वो फैक्टराइजेशन का है। आप 10th क्लास में है तो यकीनन आपने क्लास 9 पढ़ी होगी और चैप्टर 5 भी पढ़ा होगा, तो आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 6 नहीं है, ये 0 है। ठीक है, अब कंपेयरिंग, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो देखें ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ए हमारे पास क्या बनेगा, वो 1 बनेगा, और बी हमारे पास क्योंकि प्लस बी होता है या माइनस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही है ना। तो जब x को देखने के बाद b को कंपेयर करेंगे तो यहाँ b है और यहाँ क्या है, -1 है, और b की वैल्यू -1 बन जाएगी और c की वैल्यू -20 बन जाएगी। क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और c की वैल्यू -20 है। ठीक है, ये हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब फैक्टराइजेशन करने का ये मेथड है कि आपको a और c को, यानी पहले और आखिरी वैल्यू को, कोफिशिएंट्स को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। हमने a और c को पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, तो 1 को मल्टीप्लाई किया -20 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -20। अब हमने बनाना क्या है, अब हमने -20 बनाना है। अब हमने ये जो दरमियान वाली वैल्यू है यानी कि -x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है, एक वैल्यू से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी जैसे साइन के हिसाब से हम ऐड करें तो क्या आए, वो आए -1, और जिन्हें उन 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, वो -20 आए। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ऐसे ही है। मैं इसको थोड़ा खुला करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1x और ये -20। अब हमने -1x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है, -1x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1x है,
-5x प्लस 4x, तो क्या आएगा -1x, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। 5 के साथ माइनस है तो -1x है। हमने -1x से ऐसी दो वैल्यू बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए -1x है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो वही आंसर आना चाहिए जो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। ठीक है, देखें ए और सी को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया है, वो आया -20। अब हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। देखें ये दो शर्त हैं, एक शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है। फैक्टराइजेशन के लिए दो शर्तें होती हैं। हमने एक वैल्यू से सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये -20 हो गया, ये एक हमने काम कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो -1 और दूसरी -20। अब हमने -1x से एक वैल्यू से ऐसी दो वैल्यू बनानी होती हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में, -5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है, -20 आंसर है। तो देखें हमने x² -1x -20 था तो हमने क्या किया, x² को वैसे ही रहने दिया और -20 को भी वैसे ही रहने दिया। -1x की जगह पे हमने दो वैल्यूज़ लिखी, क्योंकि 5x से 4x माइनस हो तो क्या बनता है, -1x ही बनता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है, वो क्या है, -20 है। यानी ये जो काम किया है हमने, ये हमने अपनी आसानी के लिए काम किया है, लेकिन आपने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी थी तो आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए ये लिखा है कि दो शर्तें हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आए, उन्हें मल्टीप्लाई करो तो -20 आए। तो अब हमने -1x से दो वैल्यू बना ली। अब आगे काम बहुत आसान है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब पहली दो वैल्यू में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x है तो एक x चला गया तो बाकी एक x बच गया, -x चला गया तो बाकी 5 बच गया। इन दो वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, +4 कॉमन ले लिया, 4 चला गया, बाकी x बच गया, माइनस और 4 5 20 होता है तो 4 चला गया तो बाकी 5 बच गया, तो = 0। अब ये इस पूरी वैल्यू में देखें x - 5 ये पूरा फैक्टर हमारा कॉमन आ रहा है, x - 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, x + 4, x और +4 को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे = 0। x - 5 भी 0 के इक्वल है, x + 4 भी 0 के इक्वल है। देखें इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है या x - 5 0 के इक्वल है या x + 4 0 के इक्वल है। तो x - 5 को 0 के इक्वल किया तो -5 उधर जाएगा, x की वैल्यू 5 निकल आएगी, या x + 4 को हमने 0 के इक्वल किया, 4 उधर गया तो -4 आंसर आ गया। यहाँ x की वैल्यू 5 निकली है, यहाँ x की वैल्यू -4 निकली है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -4 और 5 जो हमारी x की वैल्यूज़ निकली हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन करके हमने दो फैक्टर बनाए हैं और उन फैक्टर से हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिए, x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। 3y² - y × y - 5, y को मल्टीप्लाई किया, y² - 5y आ जाएगा, इनको इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा 3y², ये -y² क्या बन जाएगा +2y² -5 है, इधर आ गया +5y, और c हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पे हमने +0 लगा दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि जब हम कंपेयर करें तो हमारे पास आए। जब हमने इस वैल्यू से कंपेयर किया, इस इक्वेशन से, कहाँ है हमारे पास इक्वेशन ax² + bx + c, इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या बनी, वो 2 बनी, b की वैल्यू क्या बनी, 5 बनी, और c की वैल्यू क्या बनी, 0 बन गई। तो अब हमने वही काम करना है, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे हमने यहाँ किया है। a और c पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ -20 आंसर आया, यहाँ a और c को मल्टीप्लाई आंसर किया है तो ये 0 आंसर आया है,
तो इसका मतलब है कि आगे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए ये आगे हम काम इसलिए करते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ 2 वैल्यू ही बन रही हैं, सी की वैल्यू 0 है, तो इसको हम जस्ट फैक्टराइजेशन कर देंगे। इनमें y हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2y + 5 = 0। अब ये 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है या y = 0 है या 2y + 5 = 0 है। यहाँ हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और y की दूसरी वैल्यू भी आ गई जो कि -5/2 है। तो सोल्यूशन सेट बनेगा 0 और -5/2, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट भी मैंने करा दिया है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन सेट निकाल लिया है, यानी x और y की, यहाँ x इन्वॉल्व था तो x की वैल्यू निकाली है, यहाँ y इन्वॉल्व था तो यहाँ y की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। ओके, अब हम चलते हैं अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट को। वो है 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। आपको पता है 2 वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस का साइन है, तो हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, x - 3 x - 4 को हमने लिख लिया, इस पूरी वैल्यू को x - 3 पे डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आएगा, x - 3 x - 3 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x - 4, उसको 1 से क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4 ही आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब इस पूरी वैल्यू को x - 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये x - 4 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x - 3। x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा x - 3। अब इसको खोल लिया, x - 4 - x और +3 बन गया, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, ये वैल्यू भी वैसे आ गई। x को x से काट दिया, बाकी -4 + 3 तो -1/x - 3 x - 4। यहाँ x - 9 डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 3 x - 4 बराबर के उस तरफ डिवाइड हो रहा है, वो बराबर के इस तरफ आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 वैसे ही रहेगी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को -4 से तो -4x, -3 को x से करेंगे तो -3x, -3 को -4 से करेंगे तो +12, -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को -9 से करेंगे तो +9। अब क्या x² -4x -3x क्या बना, -7x, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ गई। अब 2 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है तो 2 इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2x² से मल्टीप्लाई होगा, 2x², फिर -14x, फिर +24, और ये -x और +9 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, x के साथ माइनस का साइन है, बराबर के इस तरफ आके +x हो जाएगा। यहाँ +9 है, बराबर के इस तरफ आके -9 हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ उधर चली गई तो बाकी 0 बच गया। यहाँ 2x² -14x +x तो -13x, +24 -9 तो +15 = 0। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारा ये काम होता है, ये हम पहले कर लेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे कंपेयर करेंगे। वो हमने लिख ली, ax² + bx + c = 0। जब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 बन जाएगी, b की वैल्यू -13 बन जाएगी, और c की वैल्यू +15 बन जाएगी। जब ये वैल्यूज़ आ गई तो आपको पता है फैक्टराइजेशन का क्या तरीका है, पहली a और c को, यानी पहली और आखिरी वैल्यू जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 30। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो -13 है। अब 2 वैल्यूज़ हैं, एक -13 और दूसरी वैल्यू 30। हमने फैक्टराइज कैसे करना होता है, अब हमने -13x से ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -13 आए। तो -3 और -10 क्या बनता है, -13 ही बनता है। अब ये जो 2 वैल्यू ली हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आए, 30 आए। यानी हमने 2 शर्तें लगानी होती हैं कि हमने 2 ऐसी वैल्यू बनानी होती हैं जिन्हें ऐड करें तो
-13 आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो आंसर है। -3 -10 को हमने जब ऐड किया तो -13 आया, -3 और -10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो +30 आया। तो दोनों शर्तें हो गई। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2x² को भी वैसे ही लिख दिया और +15 को भी वैसे ही लिख दिया, = 0 भी वैसे ही लिख दिया। -13x जो है उससे इस एक वैल्यू से हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -13x है, देखें ये हमने किया, और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है यानी कि 30 वही आंसर है इन दो को मल्टीप्लाई करके। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 30 ही आता है। अब ये हमारे पास 3 टर्म थी और हमने 4 टर्म बना ली, क्योंकि दरमियान वाली एक टर्म से हमने 2 टर्म बना ली और उस दो शर्तों पे कि अगर ऐड करें तो -13 है और मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो 30 आंसर है। तो हमने बना लिया। अब देखेंगे पहली और दूसरी वैल्यू में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x एक चला गया है, बाकी यहाँ क्या बचा, 2x बच गया, क्योंकि 2x थे तो एक x चला गया तो बाकी x बच गया, यहाँ -x चला गया तो यहाँ 3 बच गया। फिर अगली दो वैल्यू में देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। 10 और 15 दोनों 5 के टेबल पे आ रहे हैं तो 5 कॉमन आ गया, -5 कॉमन आ गया, माइनस भी चला गया, 5 2 सा 10 होता है, 5 कॉमन आ गया तो बाकी 2x बच गया। माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और 5 3 आर 15 होता है, 5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी 3 बचा तो 3 = 0। अब 2x - 3 2x - 3, अब ये 2x - 3 2x - 3 पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है तो 2x - 3 हमने पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x - 5। ये x और ये -5 को हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया = 0। अब ये दो वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। इसका मतलब है या ये 0 के बराबर है या ये वैल्यू 0 के बराबर है। पहले वैल्यू को हमने 0 के बराबर किया, 2x - 3 = 0, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी जो कि है 3/2। यहाँ x - 5 = 0 है, -5 जब उधर जाएगा x की वैल्यू 5 बनेगी, x की दोनों वैल्यूज़ निकल आई तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा x 3/2 और +5, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी मैंने करवा दिए हैं, बाकी सारे पार्ट ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट सेकंड और लास्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है, बाकी सारे पार्ट इससे मिलते जुलते हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसी का जवाब दे दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सेकंड मेथड से हल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे। तो इसको हल करने के 3-4 स्टेप्स हैं जो हमेशा आपको फॉलो करने होंगे। तो क्या होगा, इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो x² है इसके साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 7, इसको हमने ख़त्म करना होता है। ये कौन सा मेथड है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करोगे तो इन्हीं 3 या 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे। पहला स्टेप ये है कि आपने x² के साथ जो कोफिशिएंट दिया हुआ होगा वो 7 हो, वो 8 हो, वो 2 हो, अगर 1 होगा तो फिर ठीक है, फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 के अलावा 2, 3, 4 या कुछ भी कोफिशिएंट हो x² के साथ 1 के अलावा तो उसको आपको ख़त्म करना होता है। तो आप क्या करोगे, 7 पे डिवाइड कर दोगे। अब इस पूरी वैल्यू को 7 पे आप डिवाइड करोगे तो ये देखिए 7/7 x² + 2/7
7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। आपको पता है जब हमने 7 पे डिवाइड किया, 7 पे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। अगर 1 पहले से मौजूद होगा तो उसको हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 1 के अलावा जितने भी कोफिशिएंट होंगे, कोई भी कोफिशिएंट होगा, उसको आप 1 बनाने के लिए उसी कोफिशिएंट पे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। और जब डिवाइड करोगे तो जितनी टर्म दी हुई हैं उन सब पे 7 को डिवाइड किया है। तो इस पे 7 पे डिवाइड किया है तो यहाँ 1 आ गया और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 कोफिशिएंट अगर हो तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस 2/7x आ गया माइनस 1/7 आ गया। और आपको पता है न्यूमरेटर में अगर 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ हम कर देंगे 0। ठीक है, पहला स्टेप यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना होता है। हमने पहला स्टेप कर ली है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है, देखें यहाँ जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ जो वेरिएबल है वो एक्स है। यहाँ जो है कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ एक्स मौजूद नहीं है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। 1/7 के साथ माइनस का साइन है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 1/7 ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ x मौजूद नहीं होता, उस कांस्टेंट टर्म को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये होगा, हम देखेंगे जो x वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2/7। ऐसे ही है ना? तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो कोई भी कोफिशिएंट हो x का, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या वैल्यू बनेगी? ये वैल्यू बनेगी, देखिए 2 यहाँ नीचे है, यहाँ 2 ऊपर है, तो क्या वैल्यू बनेगी? 1/7। अब जो 1/7 ये जो वैल्यू बनी है इसका हम स्क्वायर लेंगे और बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी हम ऐड कर देंगे। मैं फिर से बताती हूँ, x जो है हमारे पास वेरिएबल, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट हो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा उसका हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। और ये जो वैल्यू बनेगी उसको बराबर के इस तरफ भी ऐड करना है, बराबर के इस तरफ भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये देखें, ये रफ स्टेप था, ये इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। आप जस्ट ये लिख सकते हो बाय एडिंग किसको ऐड किया है? बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया? x के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट ऑफ x आप ये लिख सकते हो। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और ये आपने क्वेश्चन में लिख लेना है। बाय एडिंग हमने क्या ऐड करना है? स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स पे हमने जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2/7x और हम ऐड कर देंगे किसको? 1/7 का स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ 1/7 है तो यहाँ भी ऐड कर देंगे 1/7 का स्क्वायर। यानी हमने जो तीसरा स्टेप की 1/7 का स्क्वायर बराबर के इस तरफ भी ऐड कर दिया है, 1/7 का होल का स्क्वायर
बराबर के उस तरफ भी ऐड कर दिया है। यानी कि जब वो हमें कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हमें 3 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। तो हमने 1 बनाने के लिए 7 को डिवाइड कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जो एक्स के बगैर वाली टर्म होती है, उसको बराबर के दूसरी तरफ साइड पे ले जाते हैं। तो -1/7 को हम बराबर के उस तरफ ले गए। दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि हमारे पास जो x होता है वेरिएबल, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना होता है उसका स्क्वायर लेके ऐड करना होता है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2/7 है, तो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है और क्या आंसर आया? 1/7। उसका हमने स्क्वायर लेके बराबर के इस तरफ भी ऐड कर दिया, बराबर के उस तरफ भी ऐड कर दिया। ये 3 स्टेप्स आपने हर हाल करने हैं जब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब ये काम आ गया, उसके बाद हमने सिंपल सॉल्व करना है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक्स को ब्रैकेट में और स्क्वायर को बाहर, और फिर +2 और यहाँ हम लिख देते हैं x और साथ लिख देते हैं 1/7, यानी कि 2/7 x को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, तो ये 2/7 x ही बनता है। 2/7 x यहाँ इकट्ठा करके लिखा हुआ है या मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया है, और फिर +1/7 है तो +1/7 का हमने स्क्वायर ले लिया। देखिए ये हमने काम क्यों किया है, इसको इस तरह की लिखा है, हमने फार्मूला बनाने के लिए लिखा है। जो फार्मूला है a² + 2ab + b², तो हमने वही शक्ल बनाई है ताकि हम उस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकें। इधर वैसे ही वैल्यू आ जाएगी 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 1/49 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, क्योंकि हमें पता है a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है? a + b का होल का स्क्वायर। a² + 2ab + b² + b² किसके बराबर है? a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ क्या है? x, और b हमारे पास क्या है? +1/7। तो हमने इस शक्ल में, हमारे पास ये शक्ल बनी हुई थी, इसको हमने इसमें क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो इस शक्ल में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ 1/7 + 1/49 है, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा? 49। 49 को 7 पे कर देंगे डिवाइड, तो क्या आंसर आएगा? 7। 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। बीच में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये शक्ल बन गई। अब हम क्या करेंगे? इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। x + 1/7 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8/49। अब क्या करना है? स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ आ जाएगा x + 1/7 = 7। यहाँ प्लस माइनस भी आएगा स्क्वायर रूट की वजह से, प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 8 को, आपको पता है 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो 2 × 2। तो जब 2 बनेंगे यानी कि 8 किसके बराबर आएगा? 2 का स्क्वायर × 2। जो स्क्वायर है वो 2 बाहर आ जाएगा और बाकी एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7। 49 किसके इक्वल होता है? 7/7, और 7/7 यानी कि 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो +1/7 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/7, और यहाँ +-2 स्क्वायर रूट 2 और 7। ये हमारा आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। x की वैल्यू निकली है, मैं नीचे करके लिख देती हूँ। हमारा जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो क्या निकला है? -1/7 +-2 स्क्वायर रूट 2 और 7, क्योंकि इससे आगे हल नहीं होता। हम वैसे सिंपल 7 अगर कॉमन ले लें तो हम 7 कॉमन भी ले सकते हैं,
अगर हम दोनों का एलसीएम लें, क्योंकि आगे तो हल नहीं होता, हम एलसीएम लें, नीचे 7 लिख दें और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट निकला है, ये हमारा आंसर निकला है, ये हमारी एक्स की वैल्यू निकली है। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। हमने स्क्वायर रूट लेके एक्स की वैल्यू ले ली, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। मैंने पहले ही सारा लिख लिया है ताकि लिखने में टाइम ज़ाया ना हो और मैं आपको यहीं से समझा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है ax² + 4x - a = 0। काम आपने वही करना है, वही 3 स्टेप्स जो मैंने पहले पार्ट में बताए हैं, वही 3 स्टेप्स करके हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्या करेंगे, ax² + 4x - a = 0। तो x² के साथ कोफिशिएंट क्या हुआ, क्योंकि वहाँ 7 लगा हुआ था तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ, a हुआ। तो a को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरी वैल्यू के साथ हर टर्म के साथ a डिवाइड कर देंगे। यहाँ a डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, जो कि कोफिशिएंट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ डिवाइड करेंगे a के साथ तो 4/ax आ जाएगा, माइनस, और फिर यहाँ a को डिवाइड करेंगे a पे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 0 को a पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ x² + 4/x है। दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा और दूसरा स्टेप भी आपका हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप ये होता है आपने x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको देखना होता है कि वो क्या है, वो क्या है 4/a। इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से। 4/a को यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेप बना के आपको दिखा देती हूँ। ये स्टेप आपने करना नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कह रही हूँ। 4/a को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से। तो 2 4 से कट जाएगा और यहाँ 2/a बनेगा। तो 2/a को स्क्वायर लेके 2/a का स्क्वायर लेके इधर भी ऐड करना है और 2/a का स्क्वायर लेके बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करना है। ये आपका तीसरा स्टेप है जो मैंने कर लिया। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपने हर क्वेश्चन में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हर स्टेप्स में फॉलो करने हैं। हर पार्ट पे ये 3 स्टेप्स आपने हर हाल करने हैं, ठीक है ना। तो बस ये 3 स्टेप्स आपके हो गए। उसके बाद बहुत ही सिंपल काम होता है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। एक्स के स्क्वायर को हम x के होल का स्क्वायर लिख लेते हैं +2। इस वैल्यू को 4/ax को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करो तो 4/ax ही बनता है और 2/a का स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ 1 + 2 का स्क्वायर लिया 4 और a का स्क्वायर लिया तो a²। यहाँ फार्मूला बनाएंगे a² + 2ab + b²। ये किसके बराबर होता है, a + b का होल का स्क्वायर = यहाँ एलसीएम ले लिया a² + 4। आगे मैंने नहीं किया, आगे आप क्या करोगे, आगे आप स्क्वायर रूट ले लोगे, इस तरफ भी ले लोगे और प्लस माइनस के साथ इस तरफ भी ले लोगे। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा x + 2/a और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस में a² + 4 बनेगा और नीचे ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और a² जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। +2/a बराबर के उस तरफ जाएगा तो -2/a आ जाएगा और यही हमारा x की वैल्यू निकल आएगी और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ठीक है ना। 1-2 स्टेप मैंने आखिर के छोड़े हैं, वो 2 स्टेप्स आप खुद कर लो। बस +2/a को बराबर के उस तरफ लेके जाओ और -2/a आ जाएगा। उसके बाद आप सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। थर्ड और फोर्थ ये दोनों पार्ट ऐसे ही हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, यही 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट खत्म करना होता है। दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म को बराबर के उस तरफ लेके जाना होता है। तीसरा स्टेप जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ले लेना होता है और स्क्वायर जो वैल्यू बनती है उसको बराबर के इस तरफ भी ऐड करते हैं, बराबर के दूसरे तरफ भी ऐड करते हैं। ये आपने 3 स्टेप्स
हर क्वेश्चन में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट में इसी मेथड से इन्हीं 3 स्टेप्स आप करोगे। उसके बाद सिंपल आप फार्मूला लगाओगे, स्क्वायर रूट लोगे और x की वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम 5th पार्ट को कर रहे हैं। इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी। 3x² + 7x = 0। पहला स्टेप क्या होता है, x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको ख़त्म करना होता है। 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 7/3x आ जाएगा और 0 पे 3 डिवाइड होगा तो 0 ही बनता है, इसलिए मैंने 0 ही लिख दिया है। दूसरा स्टेप ये होता है कांस्टेंट टर्म बराबर के दूसरी तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसलिए ये हमने पहला स्टेप किया और दूसरा स्टेप हम नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो तीसरा हमने स्टेप किया, दूसरा स्टेप को हम स्किप कर गए। ये जो हमने 3 स्टेप्स करने होते हैं, अगर पहले स्टेप में x² के साथ 1 ही हो तो वो स्टेप हम नहीं करेंगे। हमने x² के साथ 1 बनाना होता है, कांस्टेंट टर्म को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना होता है और तीसरे स्टेप में x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेके बराबर के इस तरफ भी ऐड करना होता है और बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करना होता है। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो हमने दूसरा स्टेप नहीं किया, तीसरा स्टेप पे आ गए। 7/3 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बना, 7/6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/6, उसका स्क्वायर लिया, 7/6 का होल का स्क्वायर बराबर के इस तरफ भी ऐड कर दिया और बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। और फिर हमने a² + 2ab + b² वाला फार्मूला लगाया, a + b का होल स्क्वायर = 7/6 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ये कट जाएगा, यहाँ x + 7/6 आ जाएगा = यहाँ +-7/6 आ जाएगा। अब यहाँ +7/6 है बराबर के उस सब जाएगा तो -7/6 आएगा। देखिए यहाँ तक आगे हमारा हल नहीं होता था। अब तक हमने जितने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो आगे हल नहीं होते थे तो हमने x की वैसे ही सॉल्यूशन सेट में वैल्यू लिख दी जैसे स्क्वायर रूट में आया। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन सेट जो बन रहा है वो 2 वैल्यूज़ बनेगी x की, क्योंकि यहाँ 7/6 था तो ये स्क्वायर रूट से कट गया तो +-7/6 आ गया। स्क्वायर रूट अब नहीं आ रहा तो इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं। तो आप x की 2 वैल्यू बनेगी, एक -7/6 एक दफ़ा प्लस के साथ +7/6 और एक दफ़ा माइनस के साथ -7/6 पहले से मौजूद है, फिर -7/6। एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिया और एक दफ़ा हमने माइनस के साथ लिया। जब प्लस के साथ लिया, ये माइनस है ये प्लस है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ -7/6 है और -7/6 है तो क्या बनेगा, -14/6। जब इसको हम हल करेंगे तो वो क्या बनेगा, -7/3 और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7/3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और -7/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट मैं आपको इसलिए करवाना चाह रही थी कि बताना चाह रही थी कि अगर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो फिर आपकी x की 2 वैल्यूज़ बनेगी और 2 वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर लेना है और एक दफ़ा माइनस के साथ हल कर लेना है। ठीक है, तो 6th पार्ट भी आपसे हो जाएगा। 7th पार्ट ये मैंने लिखा हुआ है, -x² + 15/2 = 7/2x। ये वैल्यू लिखी हुई है। 7/2x बराबर के दूसरी तरफ था, उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे बीच में। जैसे हमारा तरीका है, पहले x² वाली वैल्यू होती है, फिर x वाली वैल्यू होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। अब देखें x² के साथ हमारे पास जस्ट +1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 तो है लेकिन साथ माइनस लगा हुआ है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो x² के साथ प्लस आ जाएगा, 7/2 के साथ माइनस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और 15/2 के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन टोटली चेंज हो जाते हैं। जिनके साथ प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जिनके साथ माइनस होता है वो प्लस में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ माइनस है, आपको पता है माइनस जब बराबर के उस सब जाएगा, 0 के साथ किसी चीज़ को डिवाइड कर दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ माइनस लगा दो, 0 के साथ कुछ भी कर दो तो वो 0 ही रहता है। तो माइनस बराबर के उस तरफ गया तो वो 0 ही रहा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, x², पहला स्टेप हमने कर लिया, x² के साथ +1 कर दिया। दूसरा स्टेप ये होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। 15/2 के साथ माइनस है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका दूसरा स्टेप भी हो गया।
तीसरा स्टेप ये होता है 7/2, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो वो बनेगा 7/4 बन जाएगा। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 बन जाएगा। 7/4 का स्क्वायर लेके बराबर के इस तरफ भी ऐड कर देंगे और बराबर के इस तरफ भी ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे मैंने काम नहीं किया हुआ, मैंने यहीं पे स्टॉप किया। आगे आपने वही काम करना है। a² + 2ab + b² वाला फार्मूला लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ भी हम इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेना होता है और स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस में आंसर रहेगा। एक दफ़ा प्लस के साथ x की वैल्यू निकाल लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब दो x की वैल्यू निकलेंगी उन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो 7th पार्ट हो जाएगा। 8th पार्ट भी ऐसे ही है। 8th पार्ट मैंने नहीं किया, वो आप खुद कर लें। उसके बाद 9th पार्ट को देखें। 4 - 8/3x + 1 - 3x² + 5/3x + 1 = 0। ये क्वेश्चन देख के बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इस शक्ल का क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट ऐसा नहीं आया। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, क्योंकि वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, फ्रैक्शन में है, 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यानी कि 1 होगा। 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों फ्रैक्शन में है। 4 फ्रैक्शन में नहीं था, हमने फ्रैक्शन में बना लिया है देखने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो दरमियान में प्लस माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लिया 3x + 1, यहाँ 3x + 1 और यहाँ 1 है तो एलसीएम लेंगे तो वो 3x + 1 ही आएगा। 3x + 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3x + 1। उसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3x + 1 आ गया। फिर माइनस है बीच में तो माइनस आएगा। 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। फिर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² + 5 है, तो प्लस की जगह पे माइनस इसलिए आया कि बाहर माइनस है, तो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 3x के साथ माइनस आ गया है और 5 के साथ प्लस है तो वो भी माइनस आ गया है, -5 = 0। अब ये जो 3x + 1 है ये बराबर के इस तरफ डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे, 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर -8, फिर -3x² - 5 = 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x² + 12x और -9 = 0। फिर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे और फिर हमारे पास x² आ जाएगा। फिर वही काम हमने कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना है। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर लेके बराबर के इस तरफ भी ऐड करना है, बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करना है। ये अब हमारी थोड़ी सिंपल शक्ल आ गई है, यहाँ तक मैंने किया है, सिंपल शक्ल आ गई है। सिंपल शक्ल आने के बाद आपने वैसे ही हल करना है जैसे हम पीछे सारे पार्ट करते आए हैं। 3x² के साथ -3 को ख़त्म करने के लिए -3 पे डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू को, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे। और फिर तीसरा स्टेप ये होता है जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेके बराबर के इस तरफ भी ऐड करना होता है, बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड करना होता है। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना होता है, फिर फार्मूला में अप्लाई करके फिर हमने स्क्वायर रूट लेना होता है और फिर x के हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और एंड में सोल्यूशन सेट में हमने x की वैल्यूज़ को लिख लेना होता है। ठीक है, तो ये 9th पार्ट आपसे हो जाएगा। लास्ट पार्ट मैंने जस्ट लिखा है ताकि मैं आपको हिंट दे दूं, आपसे इजीली हो जाए। 10th पार्ट 7 × x + 2a² + 3a² = 5a × 7x + 23a लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a² + 2ab + b² फार्मूले में पुट करेंगे तो वो जो वैल्यू 3 स्टेप्स बन जाएंगे, 3 टर्म बन जाएंगी। फिर उनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर के उस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तमाम वैल्यूज़ इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस माइनस करेंगे। जब प्लस माइनस करेंगे तो ये देखें जगह नहीं बची थी, मैंने ऊपर करके लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके तमाम वैल्यूज़ को इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरह की शक्ल बनेगी, 7x² - 7ax - 84a² = 0। अब ये सिंपल शक्ल बन गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है।
पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ 7 को ख़त्म करने के लिए 7 पे डिवाइड कर देंगे, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ये -84 ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है -84 ए स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके +84 ए स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा स्टेप भी हो जाएगा। और तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप में x के साथ जो वेरिएबल बनेगा, x के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा, क्योंकि 7 ख़त्म हो चुका होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा वो a होगा। a को क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर ले लोगे, a/2 का स्क्वायर बराबर के इस तरफ भी ऐड कर दोगे, बराबर के दूसरी तरफ भी ऐड कर दोगे। आपके ये तीनों स्टेप्स हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हम हल करते हैं फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, 1 या 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी तो उसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने बड़ी डिटेल से करवाई है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।